अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आज की इस वीडियो में हम नेस्ले पाकिस्तान के फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को स्टडी करेंगे। पिछली वीडियो में पिछली दो वीडियोस में हमने बेसिक अकाउंट इक्वेशन को समझा। इसके बाद हमने उससे फाइनेंशियल स्टेटमेंट कैसे रिट्रीव करने हैं ये हमने देखा, और आज हम नेस्ले पाकिस्तान की फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को समझेंगे। तो नेस्ले पाकिस्तान की जो लेटेस्ट फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स एनुअल अवेलेबल हैं साल के, वो 2018 के हैं। इनका साल दिसंबर में क्लोज़ होता है। तो 2019 के अभी तक कोरोना की इशू की वजह से वो नहीं दे सके। और अगर आपको भी ये डाउनलोड करने हो तो ये वेबसाइट है, यहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। ये मैंने उनके फाइनेंशियल स्टेटमेंट डाउनलोड कर लिए हैं, और ये तकरीबन 130 पेजेस की एनुअल रिपोर्ट है। और ये एनुअल रिपोर्ट तमाम कंपनीज़ को जो स्टॉक एक्सचेंज पे लिस्टेड होती हैं वो हर साल पब्लिश करनी होती है, और पब्लिश करके अपने शेयर होल्डर्स को, यानी कि जो उनके पार्टनर्स होते हैं जिनको शेयर होल्डर्स कहा जाता है, उनको भेजनी होती है। तो इसमें जब हम आगे आते हैं तो जो है इसमें काफ़ी सारी चीज़ें हैं, लेकिन जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट बेसिकली स्टार्ट होते हैं वो जो है वो काफ़ी आगे से स्टार्ट होते हैं। तो हम डायरेक्ट जो है वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट पे चलते हैं। और ये बहुत सारी एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है। इस पे एक अलग कोर्स हो सकता है कि एनुअल रिपोर्ट के अंदर क्या क्या इन्फॉर्मेशन जो है वो ऑब्लिगेटरी है, कौन कौन सी इन्फॉर्मेशन जो है वो एक्स्ट्रा जो है कंपनी से दी है। तो यहाँ से एक्चुअली फाइनेंशियल स्टेटमेंट स्टार्ट हो रहे हैं। फाइनेंशियल स्टेटमेंट में जो पहला फाइनेंशियल स्टेटमेंट है, ये स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन है। ये उसकी एक साइड है, उसकी एसेट जो लायबिलिटीज़ और इक्विटी साइड है, और ये उसकी एसेट साइड है। और स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन असल में बैलेंस शीट ही को कहा जाता है। लेकिन आपको जैसा कि याद होगा कि हमने पिछली वीडियो में देखा था कि जो पहला फाइनेंशियल स्टेटमेंट लॉजिकली बनता है वो इनकम स्टेटमेंट बनता है। तो हम इनकम स्टेटमेंट से ही स्टार्ट लेते हैं। इनकम स्टेटमेंट को स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट और लॉस भी कहा जाता है, और इसी की एक मॉडिफाइड वर्जन जो है जिसमें कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें होती हैं वो स्टेटमेंट ऑफ कॉम्प्रिहेंसिव इनकम है। लेकिन अभी हमारा इसको डिस्कस करना नहीं है। तो हम इनकम स्टेटमेंट जो कि स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस है, इसको डिस्कस करते हैं। जैसा कि आपको याद होगा कि इनकम स्टेटमेंट में जो है बुनियादी तौर पे सिर्फ दो चीज़ें होती हैं। या तो रेवेन्यूज़ होते हैं या एक्सपेंसेस होते हैं। तो होना तो ये चाहिए था कि सारे रेवेन्यूज़ शुरू में होते, फिर सारे एक्सपेंसेस माइनस हो जाते और नेट प्रॉफिट आ जाता। लेकिन थोड़ा-सा इसको एक ऑर्गेनाइज़ वे में पेश किया जाता है, इसलिए आप देखेंगे कि शुरू में जो है वो रेवेन्यूज़ और एक्सपेंसेस जो है वो थोड़ा-सा ऑर्गेनाइज़ वे में पेश हुए हुए हैं। और आखिरी लाइन जो है वो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स जो है वो एक्चुअली प्रॉफिट है, जो कि साल 2018 में 11 मिलियन की है, 11 बिलियन की है, और साल 2017 में जो है वो 14 बिलियन की है। क्योंकि अगर आप शुरू में देखें कि ये सारे जो रुपीज़ हैं, ये रुपीज़ ट्रिपल ज़ीरो में है, ये 1000 रुपीज़ में है। तो 11 बिलियन मीन्स के जो है तकरीबन 11 अरब रुपए का जो है मुनाफा जो है वो साल 2018 में है। ये सिर्फ नेस्ले पाकिस्तान का मुनाफा है। और 14 अरब 64 करोड़ का मुनाफा जो था वो 2017 में था। आइए इनकम स्टेटमेंट को ज़रा डिटेल से देखते हैं। जो पहली लाइन है वो सेल्स को दिखा रही है कि टोटल सेल्स जो है वो 124 अरब रुपए की जो सेल है, जो 2017 में 122 अरब रुपए की थी। और जैसे कि आप जानते हैं कि सेल्स जो है वो टेक्निकली रेवेन्यू अकाउंट है, तो इसको हम हाईलाइट कर देते हैं। ये हमारा रेवेन्यू अकाउंट है। इसके बाद जो माइनस में ब्रैकेट के अंदर, ब्रैकेट साइन अकाउंटिंग में माइनस के लिए यूज़ होती है, तो इन्होंने एक एक्सपेंस माइनस किया है जो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड है। तो इसको डिस्कस करने से पहले हम ये देख लें कि जो जो एंट्रीज माइनस में है वो सारी एक्सपेंसेस की हैं, और जो जो एंट्रीज प्लस में है वो प्लस वाली एंट्रीज या तो रेवेन्यू की हैं, या वो एक इंटरमीडिएरी कैलकुलेशन है, एक इंटरमीडिएरी प्रॉफिट की कैलकुलेशन है। यानी अगर आप देखेंगे प्रॉफिट से पहले, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स से पहले एक कैलकुलेट किया है इन्होंने प्रॉफिट बिफोर टैक्स, उससे पहले एक और प्रॉफिट कैलकुलेट किया है जिसको हम कहते हैं ऑपरेटिंग प्रॉफिट, और उससे पहले एक और प्रॉफिट कैलकुलेट किया गया है जिसको कहते हैं ग्रॉस प्रॉफिट। तो असल में हम बतदरीज एक्सपेंसेस को माइनस करते हैं। पहले कुछ एक्सपेंसेस को माइनस करते हैं तो ग्रॉस प्रॉफिट आता है मेन रेवेन्यू में से, फिर मज़ीद कुछ एक्सपेंसेस को माइनस करते हैं तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट आता है, फिर मज़ीद कुछ एक्सपेंसेस को माइनस करते हैं तो प्रॉफिट बिफोर टैक्स आता है, और फिर उसमें से टैक्सेशन को, इनकम टैक्स को माइनस कर देते हैं। इनकम टैक्स भी एक एक्सपेंस है, तो हमारे पास प्रॉफिट आफ्टर टैक्स आ जाता है। तो जो पहला रेवेन्यू है हमारा सेल्स रेवेन्यू, उसमें से हमने कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, यानी वो खर्चे हमारे, वो एक्सपेंसेस जो उन चीज़ों पे हुए जो चीज़ें हमने बेची हैं। तो जो चीज़ें हमने बेची उनको हमने खरीदा होगा, उनको हमने बनाया होगा, उस पे हमारे जो खर्चे होंगे वो एक्सपेंस होंगे, तो एक्सपेंस की शक्ल में माइनस हुए। और इन दोनों को माइनस करने के बाद जो चीज़ आई इसको हम ग्रॉस प्रॉफिट कहते हैं। ये नेट प्रॉफिट नहीं है, ये बिल्कुल जो है आखिरी मुनाफा नहीं है, बल्कि ये इसको ग्रॉस प्रॉफिट कहा जाता है। और ग्रॉस प्रॉफिट का मतलब ये है कि आपने जो चीज़ें बेची हैं उनकी जो असल
लागत थी, उस लागत को अगर आप माइनस कर दें, वो लागत हमारा खर्चा है, एक्सपेंस है, तो आपको ग्रॉस प्रॉफिट मिलता है। लेकिन बहरहाल लागत ही एक खर्चा नहीं था, दूसरे खर्चे भी थे, तो फिर हमें बतदरीज दूसरे खर्चे भी माइनस करने हैं ताकि हम फाइनल आखिरी या नेट प्रॉफिट तक पहुंच सकें। फिर हमने जो दूसरी स्टेज पे खर्चे माइनस किए वो हैं डिस्ट्रीब्यूशन एंड सेलिंग एक्सपेंसेस, कि ये जो चीज़ें हमने बना के बेची हैं, इनको डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए, रिटेलर्स तक पहुंचाने के लिए, इनको सेल करने के लिए जितने भी खर्चे हुए हैं हमारे, गाड़ियों का पेट्रोल है, सेल्समैन को हमने जो है कुछ सैलरीज दी हैं, और इसके अलावा और सारे डिस्ट्रीब्यूशन सेलिंग एक्सपेंसेस वो माइनस हुए हैं। इसके बाद एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस जो है, जितने भी जो है इंतज़ामी नौइयत के खर्चे हैं वो माइनस हुए हैं। और फिर इनको माइनस करने के बाद जो प्रॉफिट आया हमारे पास, इस ग्रॉस प्रॉफिट में से इनको माइनस करने के बाद, तो वो 19 अरब रुपए का है, जिसको हम कहते हैं कि ऑपरेटिंग प्रॉफिट। इसके बाद इस ऑपरेटिंग प्रॉफिट में से अब हमने वो खर्चे माइनस किए हैं जो हमारे फाइनेंशियल एक्सपेंसेस हैं, यानी वो खर्चे जो कर्ज़ों लेने की वजह से हमें बेयर करने पड़ रहे हैं, और कर्ज़े लेने की वजह से हमें जो खर्चे बेयर करने पड़ रहे हैं वो एक सूद का खर्चा है, जिसको फाइनेंस कॉस्ट भी कहा जाता है। और ये इस्लामिक बैंकिंग में सूद की शक्ल में नहीं होता, किसी दूसरी शक्ल में होता है, लेकिन बहरहाल उसको फाइनेंस कॉस्ट ही कहा जाएगा। और ये फाइनेंस कॉस्ट हमने माइनस की है, क्योंकि इसका हमारे कोर बिजनेस से कोई ताल्लुक नहीं है, इसका ताल्लुक सिर्फ लोन लेने से है, इसलिए इसको अलग से माइनस किया जाता है। अगर यही सरमाया हम लोन के बजाय हमने डायरेक्टली रेज़ किया होता, तो शायद ये फाइनेंस कॉस्ट हमें ना रेज़ करनी पड़ती, लेकिन ऊपर वाली चीज़ में कोई तब्दीली नहीं आती। इसके बाद फिर इस बिज़नेस से हट के कुछ अदर एक्सपेंसेस, कुछ अदर खर्चे हमारे हुए हैं, तो वो भी हम माइनस करते हैं। इन तमाम चीज़ों की डिटेल अगर हमें देखनी हो, तो इसी एनुअल रिपोर्ट में जो कि 130 पेजेस हैं, तो इसके इन पेजेस पे इसकी डिटेल मौजूद है। फॉर एग्जांपल अगर हमें सेल्स की डिटेल देखनी हो, तो नोट नंबर 24 पे जाना पड़ेगा। अगर कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड की डिटेल देखनी हो, तो नोट नंबर 25 पे जाना पड़ेगा। इस तरह डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस और एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस के भी नोट्स हैं, फाइनेंस कॉस्ट के भी नोट्स हैं। अदर एक्सपेंसेस में क्या-क्या खर्चे हैं, इसमें नॉर्मली वर्कर्स प्रॉफिट पार्टिसिपेशन के खर्चे होते हैं, वर्कर्स वेलफेयर फंड के खर्चे होते हैं। ये बुनियादी तौर पे कुछ टैक्सेस हैं जो सरकार प्रॉफिट्स पे लगाती है, तो ये बुनियादी तौर पे खर्चे माइनस किए जाते हैं। और इनके बाद जो है, इनको माइनस करने के बाद फिर यहाँ पे हमने कुछ अदर इनकम ऐड की है। तो हमारी वो तमाम इनकम, इसको भी हम हाईलाइट कर लेते हैं, क्योंकि ये दो चीज़ें ही रेवेन्यू है, बाकी सारे एक्सपेंसेस हैं। तो अदर इनकम मीन्स कि हमारी सेल इनकम तो वो थी जो हमने अपनी बुनियादी तौर पे, जो हमारी मेन बिजनेस एक्टिविटी थी, चीज़ें सेल करना, नेस्ले की एक्टिविटी जो है, नेस्ले की अपनी बहुत सारी प्रोडक्ट्स हैं, उनको सेल करने से जो रेवेन्यू हुआ है वो यहाँ आया है। और इसके अलावा कुछ स्क्रैप, कुछ जो है कुछ पुराने एसेट्स पड़े हुए होंगे, कुछ बिल्डिंग्स, कुछ मशीनरी पुरानी, उनको सेल करने से जो इनकम आई होगी मिसाल के तौर पे, वो अदर इनकम में होगी। और इसके बाद जो है प्रॉफिट बिफोर टैक्स, और प्रॉफिट बिफोर टैक्स के बाद हमने इनकम टैक्स माइनस किया। तो ये प्रॉफिट बिफोर टैक्स, ये कैलकुलेशन है, ऑपरेटिंग प्रॉफिट में से हमने इन खर्चों को माइनस कर दिया। और उसके बाद हम टैक्सेशन को माइनस करते हैं, इनकम टैक्स को माइनस करते हैं, तो ये हमारे पास प्रॉफिट आफ्टर टैक्स आता है। और जो उसूली तौर पे पिछले साल की कंपैरिजन भी देनी पड़ती है, तो हमने पिछले साल की कंपैरिजन भी दे दी है। और इसके बाद जो है, इसी इनकम टैक्स से फिर हमने स्टेटमेंट ऑफ कॉम्प्रिहेंसिव इनकम ड्राइव किया है। और आप देखें कि जो प्रॉफिट बिफोर टैक्स है और स्टेटमेंट ऑफ कॉम्प्रिहेंसिव इनकम की कुछ एडजस्टमेंट करने के बाद जो टोटल कॉम्प्रिहेंसिव इनकम है, इसमें कोई ज़्यादा फ़र्क नहीं है। बहुत ही छोटी-छोटी चीज़ें होती हैं जो इस स्टेटमेंट में आती हैं, जिनको हम एडवांस लेवल पे जाके डिस्कस करेंगे। लेकिन यही फिगर जो है आखिर में अब कैपिटल का हिस्सा बननी चाहिए, नए कैपिटल का हिस्सा बननी चाहिए। तो ये तो था इनकम स्टेटमेंट। अब आए इनकी ओनर्स इक्विटी स्टेटमेंट को डिस्कस करते हैं। ओनर्स इक्विटी स्टेटमेंट को स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी कहा जाता है कॉर्पोरेट एनवायरनमेंट में। और इसको समझना थोड़ा सा मुश्किल इसलिए है कि इसको समझने से पहले हमें कॉर्पोरेट एंटिटीज़ की, यानी कि कंपनीज़ की इक्विटी स्ट्रक्चर को समझना पड़ेगा कि कंपनीज़ की इक्विटी स्ट्रक्चर में क्या क्या चीज़ें होती हैं। तो बुनियादी तौर पे कंपनी की इक्विटी स्ट्रक्चर में दो चीज़ें होती हैं। एक वो सरमाया होता है जो उन्होंने शेयर होल्डर से लिया हुआ है, इसको हम शेयर कैपिटल कहते हैं। तो आप देखेंगे जो शेयर कैपिटल था हमारा स्टार्ट 2017 के स्टार्ट में, वो ये था। और बाकी जो है, इस शेयर्स कैपिटल के साथ हम बाज़ दफ़ा शेयर्स प्रीमियम भी लेते हैं, यानी कि जो 10 रुपये वाला शेयर है, हम बाज़ दफ़ा उसको 10 कंपनी की अच्छी साख की वजह से, अच्छी परफॉर्मेंस की वजह से 12, 13, 15 का भी बेचते हैं पहली दफ़ा जब हम शेयर होल्डर्स को इशू करते हैं। तो उससे जो एक्स्ट्रा पैसा आता है उसको शेयर प्रीमियम कहा जाता है। तो ये तो दो चीज़ें जो है बुनियादी तौर पे, ये तो सरमाया है जो शेयर होल्डर ने लगाया है। इसके अलावा बाकी जितने अकाउंट्स हैं, ये एक्चुअली प्रॉफिट ही की मुख्तलिफ शक्लें हैं। एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट जिसको हम कहते हैं, कि पिछले सालों के जो प्रॉफिट हैं, जो कैपिटल का हिस्सा बनते रहे हैं, ये उनकी मुख्तलिफ शक्लें हैं। और इन पे बहरहाल एक अलग कोर्स हो सकता है, शायद हम किसी एडवांस लेवल पे जाके इसको डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पे इन्होंने इन तमाम चीज़ों को स्टार्ट में बताया, और उसके बाद इसकी मूवमेंट्स बताएं कि इसमें क्या चीज़ें ऐड हुई, क्या चीज़ें माइनस हुई। ये टेक्निकल आइटम्स हैं, इनको समझना मुश्किल है, लेकिन कम से कम एक चीज़ हमें समझ आनी चाहिए कि जो प्रॉफिट्स हैं, जो हमने अभी पीछे थोड़ी देर पीछे देखे थे, वो ऐड हो रहे हैं।
कि उनकी वजह से हमारा कैपिटल जो है वो बढ़ रहा है। जैसे कि हमने पिछली वीडियो में स्टेटमेंट ऑफ ओनर्स इक्विटी में देखा था कि कैपिटल एट स्टार्ट के अंदर जो साल के दरमियान कैपिटल आया है वो ऐड होता है, इसके अलावा जो प्रॉफिट होते हैं वो ऐड होते हैं, और इसके अलावा जो माइनस होते हैं वो आपके डिविडेंड्स और दूसरी चीज़ें माइनस होती हैं, लेकिन डिविडेंड्स और ड्राइंग्स माइनस होती हैं, लेकिन कॉर्पोरेट एनवायरनमेंट में ये डिविडेंड की शक्ल में होते हैं। इनको समझना थोड़ा सा मुश्किल है, इसलिए इनको हम अभी डिस्कस नहीं करेंगे, किसी आगे लेवल पे जाके करेंगे। इसके बाद अहम फाइनेंशियल स्टेटमेंट, जो तीसरा और सबसे शायद अहम फाइनेंशियल स्टेटमेंट है, वो बैलेंस शीट है। और बैलेंस शीट को हम देखते हैं, ये स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन है। सो दिस इज़ द स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन, और इसकी दो साइड्स हैं, ये इसकी एक साइड है, ये इसकी दो साइड है। वैसे उमूमन एसेट्स जो है वो लेफ्ट हैंड साइड पे होते हैं और लाइबिलिटीज़ और इक्विटीज़ जो है वो राइट हैंड साइड पे होती हैं, लेकिन कॉर्पोरेट एनवायरनमेंट में चूंकि इक्विटीज़ और लाइबिलिटीज़ ज़्यादा अहमियत की हामिल होती हैं, इसलिए उनको पहले शो किया जाता है लेफ्ट हैंड साइड पे और एसेट्स को बाद में शो किया जाता है। लेकिन बहरहाल ऐसे नंबर पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। पहले हम एसेट्स देख लेते हैं। एसेट्स को भी आप देखें दो हिस्सों में डिवाइड किया गया। एक है नॉन करंट एसेट्स, यानी ऐसे एसेट्स जो कि जिनकी लाइफ 1 साल से ज़्यादा है, जो 1 साल से ज़्यादा तक जो है वो आपके बिज़नेस के लिए मामूल साबित होंगे, आपके बिज़नेस के लिए कारआमद साबित होंगे। और दूसरे वो एसेट्स जिनको हम करंट एसेट्स कहते हैं, जिनकी लाइफ 1 साल से कम है, जो 1 साल से कम के अंदर जो है वो या तो ख़त्म हो जाएंगे या वो कैश में कन्वर्ट हो जाएंगे। तो हम देखेंगे कि एसेट को मिसाल के तौर पे कैश है, बैंक है, तो वो 1 साल के अंदर रोल ओवर हो जाता है। इसी तरह आपकी सप्लाईज़ हैं, जो हमने पिछली वीडियो में देखा था कि हमने कुछ सप्लाईज़ खरीदी थी, वो सप्लाईज़ जो स्टेशनरी की फॉर्म में है वो 1 साल के अंदर अंदर एक्सपेक्टेड है कि कंज्यूम हो जाएंगी, तो वो करंट एसेट्स हैं। हमने जो इक्विपमेंट खरीदा था, कंप्यूटर इक्विपमेंट, पिछली से पिछली वीडियो में, उसमें उसको हम नॉन करंट एसेट कहेंगे, क्योंकि कंप्यूटर इक्विपमेंट की उमूमन लाइफ जो है वो 1 साल से ज़्यादा होती है। तो अकाउंटिंग रेगुलेशंस रिक्वायर करती हैं कि इन दोनों को हम अलग अलग शो करें। तो यहाँ देखें कि स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन में हमने नॉन करंट एसेट शो किए हैं। हम एक एक को देखते हैं। प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट, 29 अरब रुपए के प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट पड़े हुए हैं। पिछले साल 28 अरब और 73 करोड़ रुपए के थे, इस साल 29 अरब और 98 करोड़ रुपए के हैं। इनकी तफसीलात देखनी हो तो नोट नंबर 15 में जाके देखी जा सकती हैं। अभी हमारा स्कोप नहीं है तफसीलात देखने का, लेकिन इसके अंदर प्रॉपर्टी यानी कि वो तमाम प्रॉपर्टी जो नेस्ले के अपने नाम पे है, जैसे कि हमने डिस्कस किया था कि नेस्ले एक कॉर्पोरेट एंटिटी है और कॉर्पोरेट एंटिटी अपने नाम पे प्रॉपर्टी रख सकती है। और प्रॉपर्टी जो है वो सिर्फ ज़मीन भी हो सकती है और प्रॉपर्टी बिल्डिंग्स की शक्ल में हो सकती है। प्लांट जो मशीनरी है, बड़ी बड़ी फैक्ट्रीज हैं, और इक्विपमेंट जैसे कि कंप्यूटर्स हैं, मोबाइल फ़ोन्स हैं, और इसके अलावा दीगर इक्विपमेंट भी हो सकते हैं। इसके बाद जो दूसरा इंपॉर्टेंट एसेट है वो कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस है, और ये ऐसे प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट को कहा जाता है कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस जो अभी अंडर कंस्ट्रक्शन है। यानी अगर नेस्ले ने कोई ऐसी फैक्ट्री या कोई ऐसी बिल्डिंग बना रखी है जो अभी तक इस्तेमाल होना शुरू नहीं हुई, तो इसको हम कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस कहेंगे कि जो अभी अंडर कंस्ट्रक्शन है। तो बहरहाल अंडर कंस्ट्रक्शन अगर हमारी कोई बिल्डिंग है तो वो भी हमारा एसेट है, वो भी हमारा नॉन करंट एसेट है, लेकिन इसको हम कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस में शो करते हैं। तीसरी एसेट की क्लास जो है वो इंटेंजिबल एसेट है। एक ऐसे एसेट के जो जिनकी फिजिकल एग्जिस्टेंस नहीं होती, लेकिन जिनकी लाइफ बहरहाल नॉन करंट एसेट होने के नाते जिनकी लाइफ 1 साल से ज़्यादा है। मिसाल के तौर पे हमने एक सॉफ्टवेयर ख़रीद लिया, एक बहुत महंगा सॉफ्टवेयर, इस वक्त एक सॉफ्टवेयर जिसको मैं नॉर्मली यहाँ पे पढ़ा रहा होता हूँ अपने स्टूडेंट को, वो एसएपी का एक सॉफ्टवेयर है जो इस वक्त पाकिस्तान में और पूरी दुनिया में काफ़ी पॉपुलर है। और उसकी जो कॉस्ट है, वो कॉस्ट जो है वो बाज़ दफ़ा कॉर्पोरेट एंटिटीज़ के लिए मिलियंस ऑफ रुपीज़ में चली जाती है। तो देखिए, एक सॉफ्टवेयर मैंने ख़रीदा है और उस सॉफ्टवेयर की ख़रीदने के साथ उसके 3 साल के इस्तेमाल करने के राइट्स मैंने ख़रीद लिए हैं मिसाल के तौर पे। तो चूँकि वो 3 साल तक कारआमद है, तो वो मेरा इंटेंजिबल एसेट है। याद रखिएगा कि इंटेंजिबल एसेट वो डिस्क नहीं है, वो यूएसबी ड्राइव नहीं है कि जिसके अंदर वो सॉफ्टवेयर पड़ा हुआ है। उसकी कॉस्ट तो 300, 400, 500 रुपए होगी। बल्कि इंटेंजिबल एसेट वो सॉफ्टवेयर है जो गैर मरई शक्ल में, एब्स्ट्रैक्ट फॉर्म में उसके अंदर मौजूद है, लेकिन चूंकि बहरहाल उसके लिए हमने पैसे दिए हैं, और पैसे देने के बाद हम इसको एक्सपेंस में इसलिए रिकॉर्ड नहीं कर सकते कि वो ख़त्म नहीं हो गया, उसकी सर्विस हमने रिसीव नहीं कर ली, बल्कि सॉफ्टवेयर अगले 3 साल तक हमें काम देता रहेगा। तो इसको इंटेंजिबल एसेट कहा जाता है। इसमें सॉफ्टवेयर के अलावा कॉपीराइट्स भी हो सकते हैं, फ्रेंचाइज भी हो सकते हैं, और इसके अलावा पेटेंट्स वगैरह भी हो सकते हैं। इंशाल्लाह हम जब इंटेंजिबल एसेट का लॉन्ग टर्म एसेट प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट का चैप्टर डिस्कस करेंगे अकाउंटिंग के इश्यूज, तो उसको डिटेल में डिस्कस करेंगे। लॉन्ग टर्म लोन्स, ये वो लोन्स हैं जो हमने दिए हुए हैं, यानी हमने अगर नेस्ले पाकिस्तान ने अगर किसी को लोन दिए हुए हैं तो वो उसका एसेट है, वो उसके लिए रिसीवेबल है, लेकिन लॉन्ग टर्म है, नॉन करंट है कि वो 1 साल के बाद मिलेंगे। क्योंकि नेस्ले पाकिस्तान कोई बैंक नहीं है जो जिसका मेन बिजनेस लोन देना हो, इसलिए आप देखें कि इसका अमाउंट जो है दूसरे एसेट के मुकाबले में काफ़ी कम है।
लेकिन उमूमन ये वो लोन होते हैं जो कंपनीज अपने ही स्टाफ को दे रही होती हैं और बाद में ये किस्तों में रिकवर कर रही होती हैं, इसलिए ये नॉन करंट एसेट होते हैं। एंड लॉन्ग टर्म डिपॉजिट्स एंड प्रीपेमेंट्स के अगर आप किसी के साथ जो है वो बिजनेस कर रहे हैं तो बाज़ दफ़ा आपको लॉन्ग टर्म डिपॉजिट भी रखनी पड़ती है। मिसाल के तौर पे जब आप किराए पे कोई मकान या किराए पे कोई फैक्ट्री लेते हैं तो आपको कुछ एडवांस डिपॉजिट रखनी पड़ती है। कुछ तो आप एडवांस किराया देते हैं, वो हालांकि कुछ डिपॉजिट रखनी पड़ती है जो उस वक्त वापस मिलती है जब आप वो प्रॉपर्टी खाली करते हैं। तो वो लॉन्ग टर्म डिपॉजिट भी हमारा एसेट है, वो हमारे पैसे हैं जो किराए हमारे मालिक मकान के या हमारे फैक्ट्री के ओनर की जेब में पड़े हुए हैं, लेकिन पैसे हमारे हैं, लेकिन चूंकि हमारे हाथ में नहीं है तो ये एक तरह का रिसीवेबल है, तो इसको हम लॉन्ग टर्म डिपॉजिट एंड प्रीपेमेंट में क्लासीफाई करते हैं। करंट एसेट में आए तो सबसे पहले हमारे पास नज़र आता है यहाँ पे स्टोर्स एंड स्पेयर्स। ये वो एसेट हैं जो स्पेयर पार्ट्स के तौर पे या सप्लाईज के तौर पे या स्टोर्स के तौर पे फैक्ट्रीज में यूज़ हो रहे हैं। मिसाल के तौर पे ऑयल एंड लुब्रिकेंट्स हैं, इसके अलावा जो है जो मशीन चलाने के लिए मौजूद हैं, या छोटे छोटे स्पेयर पार्ट्स हैं जिनकी लाइफ एक साल से ज़्यादा नहीं है और वो मशीनों के लिए फैक्ट्रीज वगैरह में मौजूद हैं, तो ये स्टोर्स एंड स्पेयर्स कहलाएंगे। स्टॉक एंड ट्रेड वो तमाम सामान जो बिकने के लिए रखा हुआ है या ऐसा सामान बनाने के लिए रखा हुआ है जिसको बेचा जाएगा। इसके अंदर नेस्ले पाकिस्तान मिसाल के तौर पे फ्रूट जूसेस बनाता है, तो अगर कुछ फ्रूट्स लेके उसने रखे हुए हैं तो वो भी उसका एसेट है, वो स्टॉक एंड ट्रेड है क्योंकि उससे जूस बनेगा और जूस को बेचा जाएगा। इसी तरह दूध जो उनके पास रखा हुआ है जिसको वो प्रोसेस करके आगे बेचेंगे, फिनिश्ड मिल्क के डब्बे उनके पास रखे हुए हैं, वो तमाम चीज़ें जिन्होंने इवेंचुअली बिक जाना है वो हमारे एसेट हैं, वो स्टॉक एंड ट्रेड कहलाएंगे। करंट एसेट इसलिए हैं कि अमूमन एक साल के अंदर अंदर बिक जाते हैं। ट्रेड डेट्स जो है ये ब्रिटिश टर्म हम पाकिस्तान में यूज़ करते हैं, ये अकाउंट्स रिसीवेबल के लिए यूज़ होती है, तो ये सारे उधार हैं जो हमने अपने कस्टमर्स को दिए हुए हैं। करंट पोर्शन ऑफ लॉन्ग टर्म लोन्स, आप देखें ऊपर लॉन्ग टर्म लोन्स थे, लॉन्ग टर्म लोन्स यानी ऐसे लोन जो हमने दिए हुए हैं अपने स्टाफ को, लेकिन ये नॉन करंट थे। इसी में अगर कोई करंट है यानी उतनी किस्तें जो हमें अगले एक साल के अंदर अंदर मिल जाएंगी, एक साल के अंदर अंदर ये एसेट खत्म हो जाएगा तो वो करंट हो जाएगा, तो इसलिए इसको हमने अलग करंट पोर्शन में शो कर दिया। तो कुल्ली तौर पे जो हमने लोन दिए होंगे वो 305 ये दिए होंगे और 132 ये दिए होंगे, लेकिन इतना एक साल के बाद मिलेंगे और एक साल के अंदर अंदर मिल जाएंगे। सेल्स टैक्स रिफंडेबल, हमने सेल्स टैक्स गवर्नमेंट को ज़्यादा दे दिया है, रिफंडेबल है, हमें वापस मिलेगा, चूंकि रिसीवेबल है तो हमारा एसेट है, एक साल के अंदर अंदर मिल जाएगा, इसलिए करंट एसेट है। एडवांस डिपॉजिट्स प्री पेमेंट्स एंड अदर रिसीवेबल्स, हमने किसी कस्टमर को एडवांस दिया हुआ है वो हमारा एसेट है। हमने कोई डिपॉजिट दी हुई है, डिपॉजिट ऊपर भी थी लेकिन वो लॉन्ग टर्म डिपॉजिट थी जिसको एक साल के बाद वापस मिलना था, ये शॉर्ट टर्म डिपॉजिट है जो एक साल के अंदर अंदर मिल जाएगी। इसी तरह अगर हमने कोई और एडवांस पेमेंट्स की हुई हैं तो वो प्री पेमेंट्स एंड अदर रिसीवेबल्स में आएंगी। और इसके अलावा कैश एंड बैंक, आखिरी एसेट जो है वो कैश एंड बैंक बैलेंस है, कि कैश एंड बैंक इन तमाम की अगर तफसीलात चाहिए तो हम इनके रेलेवेंट नोट नंबर में जाके देख सकते हैं। आइए बैलेंस शीट की इक्विटी साइड देखते हैं। स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन की ये इक्विटी साइड है। यहाँ पे जो ऊपर 750 लाख रुपए 775 करोड़ रुपए का जो कैपिटल गिवन है कि ऑथोराइज कैपिटल, ये सिर्फ मेंशन करने की हद तक होता है, ये अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स का हिस्सा नहीं होता, इसलिए बड़ी बोल्ड लाइन आप इसके बाद देख रहे हैं। असल जो बैलेंस शीट स्टार्ट हो रही है वो यहाँ से हो रही है और हेडिंग हम यहाँ से पढ़ेंगे कि इक्विटी एंड लायबिलिटीज। इसमें जो हम शुरू में देख रहे हैं वो हम इक्विटी देख रहे हैं। तो इक्विटी में हमारे पास जो इशूड सब्सक्राइब्ड एंड पेड अप कैपिटल, जो शेयर्स कैपिटल हमारा है वो 445 वो 453 मिलियन का है, दूसरे अल्फाज में 45 करोड़ रुपए का जो है वो हमारा पेड अप कैपिटल है। शेयर्स प्रीमियम जो हमने उसके ऊपर पैसे लिए हैं अपनी गुडविल की वजह से, अपनी साख की वजह से, हमने 12 रुपये का शेयर 10 रुपये का शेयर 13 में 14 में 15 में बेचा होगा, तो 249 मिलियन जो है वो उसका शेयर प्रीमियम है। तो ये तो वो सरमाया है जो हमने शेयर होल्डर से वसूल किया है। और आप देखें कि उमूमन ये साल टू साल चेंज नहीं होता, जितना पिछले साल है उतना ही इस साल है। और इसके अलावा बाकी जितनी चीज़ें हैं वो प्रॉफिट्स की डिफरेंट मेजर्स हैं। तो जो प्रॉफिट का सबसे क्रूड मेजर है वो ये एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट है, कि अब तक जो है वो कितने प्रॉफिट हमें हो चुके हैं। जब से नेस्ले बनी है पाकिस्तान, नेस्ले पाकिस्तान, उस वक्त से लेके आज तक आप देखें कि कुल जो है पिछले साल अगर हम देखें तो हमारे पास जो प्रॉफिट्स थे वो 3.642 मिलियन के थे, लेकिन इस वक्त हमारे पास जो एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स हैं वो 2.92 मिलियन के हैं। और पिछले साल ज़्यादा थे, इस साल कम है। इसकी वजह क्या हो सकती है, ये याद रखिएगा ये प्रॉफिट नहीं है, एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट है, सारे प्रॉफिट जमा करके। इसकी वजह ये है कि कुछ प्रॉफिट जो है वो विड्रॉ भी हुए होंगे, कुछ प्रॉफिट जो है वो हमने ड्राइंग्स की शक्ल में अपने शेयर होल्डर को वापस भी दिए होंगे। तो आप देखें कि प्रॉफिट्स कम होने का मतलब ये है कि अच्छे खासे प्रॉफिट जो है वो इस साल में शेयर होल्डर्स को वापस दिए गए हैं। और अगर इसकी तफसीलात देखनी है तो ये हम स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी में जाके देख सकते हैं, अभी हमारे स्कोप से बाहर है। तो एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट बहरहाल अब तक के जितने प्रॉफिट्स हैं उनको अपने साथ लिए हुए होता है।
इस कॉर्पोरेट ओनर्स इक्विटी को मुकम्मल तौर पे समझना जो है वो इस वक्त शायद हम में से कुछ आप में से कुछ स्टूडेंट को कुछ नाजरीन को समझ में ना आए। तो जब कॉर्पोरेट अकाउंटिंग उमूमन हम अकाउंटिंग के दूसरे कोर्स में स्टार्ट करते हैं, 50 घंटे जो पहले होते हैं वो अकाउंटिंग पहले कोर्स के लिए होते हैं, जो अगले 50 घंटे होते हैं वो उमूमन दूसरे कोर्स के लिए होते हैं, तो वहाँ हम इसको तफसील से डिस्कस करेंगे। इसके बाद हम देखते हैं कि जो अगला जो है वो लायबिलिटीज़ के अंदर हमने फिर नॉन करंट लायबिलिटीज़ दिखाई हैं, ऐसी लायबिलिटीज़ जिनकी मुद्दत ड्यू जो है ड्यू होने की जो मियाद है वो 1 साल के बाद है। उसमें हमारे पास कुछ लॉन्ग टर्म फाइनेंसेस हैं, यानी कि लॉन्ग टर्म लोन्स जो हमने बैंक्स वगैरह से लिए हुए हैं, इनकी तफसीलात देखनी हो नोट नंबर 6 में जाके देखी जा सकती हैं। और ये 9 अरब रुपए के लोन्स हमने लिए हुए हैं, और ये सारे के सारे सिक्योर्ड हैं। सिक्योर्ड होने का मतलब ये है कि इसके अगेंस्ट में हमने अपनी कोई ना कोई सिक्योरिटी जो है वो प्लेज करवाई हुई है, कोई ना कोई हमने अपने एसेट्स के डॉक्यूमेंट्स उनको दिए हुए हैं। इसके बाद डेफर टैक्स है, यानी ऐसा टैक्स के जो 1 साल के अंदर ड्यू नहीं है बल्कि 1 साल के बाद ड्यू होगा इनकम टैक्स। ये एस्टिमेटेड लायबिलिटी होती है डेफर टैक्स, और इसका अपना एक अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है, इस वक्त हमारे स्कोप से बाहर है इसकी इसकी तफसीलात हम डिस्कस करें। और तीसरी जो लॉन्ग टर्म लायबिलिटी है वो रिटायरमेंट बेनिफिट्स हैं, कि वो स्टाफ जो नस्ले के पास काम कर रहा है उनकी ग्रेजुटी उनके प्रोविडेंट फंड जब वो रिटायर होंगे तो उनको दिए जाएंगे, तो बहरहाल वो भी हमारा कर्जा है। लेकिन वो लॉन्ग टर्म इसलिए है कि हमें नहीं पता कि वो स्टाफ कब छोड़ के जाएगा। उमूमन जो है वो स्टाफ जो है वो 1 साल से ज़्यादा काम करेगा एस्टिमेटेड बेस पे, तो हम उसको फिर लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज़ में शो करते हैं। और पिछले साल की कंपैरेटिव्स भी किए मैंने। इसके बाद करंट लायबिलिटीज़ देख लेते हैं। करंट पोर्शन ऑफ लॉन्ग टर्म फाइनेंसेस, ये लॉन्ग टर्म फाइनेंसेस लॉन्ग टर्म लोन थे, इनको किस्तों में वापस किया जाना था। तो जो किस्तें अगले 1 साल के अंदर ड्यू हो रही हैं वो करंट लायबिलिटी है, तो उसको हमने करंट फाइनेंसेस में शो किया है। अगेन वो सिक्योर्ड है। शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स, ये वो कर्जे हैं जो हमने लिए ही शॉर्ट टर्म के लिए हैं, 1 साल के अंदर अंदर के लिए हमने बैंक से कुछ लोन लिए हैं, तो वो यहाँ हमने शो कर दिए हैं। 15 अरब रुपए के लोन्स हैं। शॉर्ट टर्म रनिंग फाइनेंस अंडर मार्केट अरेंजमेंट्स, बुनियादी तौर पे ये भी शॉर्ट टर्म लोन है, ये भी शॉर्ट टर्म लोन है, लेकिन चूंकि टर्म्स एंड कंडीशन डिफरेंट होती हैं इसलिए एससीसीबी की रिक्वायरमेंट है कि इनको अलग अलग बताना चलना चाहिए। रनिंग फाइनेंस जो है वो फ्लक्चुएटिंग होता है, शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स जो है वो नॉर्मली फ्लक्चुएटिंग नहीं होती, और इसके अलावा दूसरी भी टर्म्स एंड कंडीशन इनके डिफरेंट होती हैं। कस्टमर सिक्योरिटी डिपॉजिट, कस्टमर्स ने जब हमें पैसे दिए हुए हैं, तो ज़रा बेसिक अकाउंट इक्वेशन को रिकॉल करें कि जब कस्टमर हमें एडवांस देगा तो एक तरफ हम एसेट में कैश बढ़ाएंगे और दूसरी तरफ हम रेवेन्यू नहीं बढ़ा सकते क्योंकि हमने सर्विस अभी डिलीवर नहीं की, बल्कि ये एडवांस है, और एडवांस का मतलब ये कि ये कर्जा है हमारे ऊपर, तो ये एक तरह की लायबिलिटी है, तो इस लायबिलिटी को भी बहरहाल हम करंट लायबिलिटीज में शो करेंगे। अनक्लेम्ड डिविडेंड्स, वो डिविडेंड्स के जो प्रॉफिट की डिस्ट्रीब्यूशन हमें शेयर होल्डर्स को देनी थी और हमने अनाउंस कर दिया है, और जब अनाउंस कर दिया है तो हमने उसको पेबल में रिकॉर्ड कर लिया है। इसके बाद जिन लोगों ने कलेक्ट नहीं किया तो वो भी हमारी लायबिलिटी है, अमूमन बहुत कम होती है ये। ट्रेड एंड अदर पेबल्स या अकाउंट्स पेबल्स हैं, जो हमने बिजनेस के लिए जितने उधार खरीदे हैं उनको जितने पैसे देने हैं, 31 अरब रुपए हैं। एंड इंटरेस्ट एंड मार्कअप एक्रूड के जो सूद और जो फाइनेंस एक्सपेंसेस हमें पेबल हैं वो यहाँ पे हैं। तो इनको सम अप करें तो हमारे पास इनका टोटल भी आ गया विच इज़ 66। और अगर आप टोटल एसेट और टोटल लायबिलिटीज़ को देखें तो यहाँ पे 66 बिलियन का 66 अरब रुपए का टोटल है, और यहाँ पे 66 अरब रुपए का टोटल है। और इसी तरह पिछले साल ये टोटल जो है वो 58 अरब समथिंग रुपए था। तो ये एक ब्रीफ डिस्कशन थी फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ नेस्ले की। इंशाल्लाह अगले वीडियो में इससे आगे की बात करेंगे।